हेलो एवरीवन, माय नेम इज सौरभ। आज के इस लेक्चर में जो स्टेबिलिटी ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है उसके पॉइंट डिस्कस करेंगे। मतलब जो भी हमें रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर दिए जाएंगे उनमें हमें बस स्टेबिलिटी को कंपेयर करना है। तो उसके कुछ पॉइंट हैं वो देख लेते हैं एक एक करके। तो पहला पॉइंट है इसमें, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर विद कंप्लीट ऑक्टेट आर कंपेरेटिवली मोर स्टेबल। मतलब जो भी हम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे उनमें से जिस भी स्ट्रक्चर के कंप्लीट ऑक्टेट मतलब ऑक्टेट कंप्लीट होगा वो स्ट्रक्चर जो होगा वो मोर स्टेबल बोला जाएगा। जैसे एग्जाम्पल के थ्रू ऐसे समझ सकते हैं। जैसे पहला एग्जांपल हमें दे रखा है, ये स्ट्रक्चर हमें दे रखा है। इसमें क्या करना है, यहाँ पे हमें ये देखना है कि ये जो ऑक्सीजन एटम है इसके पास में 8 इलेक्ट्रॉन है। और इस वाले कार्बन पर है पॉजिटिव और इसके पास में जो है वो 6 इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन इस बॉन्ड के, 2 इलेक्ट्रॉन इस बॉन्ड के और एक इसके पास में हाइड्रोजन एटम है। तो 2 2 4 2 6 6 इलेक्ट्रॉन इसके पास में है। तो इसमें ऑक्सीजन का तो ऑक्टेट कंप्लीट है, लेकिन कार्बन का जो ऑक्टेट है वो इनकम्प्लीट है, क्योंकि इसके पास में 6 इलेक्ट्रॉन है और 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए कंप्लीट ऑक्टेट होने के लिए। तो इसमें ऑक्सीजन क्या करता है, ये जो O एटम हो गया ये अपने लोन पेयर को इस पॉजिटिव चार्ज में भेज देता है। पॉजिटिव चार्ज मतलब जो बैकेंड ऑर्बिटल है उसमें भेज देता है। तो इसका जो अगला जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन जाता है वो ऐसा बन जाता है कि जो यहाँ पर आ जाएगा डबल बॉन्ड और ऑक्सीजन पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। तो यहाँ पे देखा जाए ऑक्सीजन के पास में ये एक लोन पेयर है। एक लोन पेयर ने सिर्फ पार्टिसिपेट किया है, पहले बता चुके हैं इसमें कि अगर किसी भी एटम के पास में 2 लोन पेयर होते हैं तो उसका सिर्फ एक लोन पेयर कंजुगेशन में पार्टिसिपेट करता है। तो यहाँ पर आ गया पॉजिटिव चार्ज और ये हो गया हमारा कार्बन और यहाँ पर है एक हाइड्रोजन एटम। तो इस ऑक्सीजन के पास देखा जाए 2 इलेक्ट्रॉन इस बॉन्ड के हैं, 2 इलेक्ट्रॉन इस बॉन्ड के हैं और 2 इलेक्ट्रॉन इस पाई बॉन्ड के हैं और 2 लोन पे और एक लोन पेयर इसके पास में यहाँ पे है। तो 2 2 4 2 6 2 8 8 इलेक्ट्रॉन इस ओ एटम के पास में हो गए। और इस कार्बन के पास देखें तो 2 2 4 2 6 और एक हाइड्रोजन वाला 2 8 8 इलेक्ट्रॉन कार्बन के पास में भी हो गए। तो कार्बन का भी ऑक्टेट कंप्लीट हो गया और ऑक्सीजन का भी ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। तो कंप्लीट ऑक्टेट वाले स्ट्रक्चर होते हैं वो मोर स्टेबल होते हैं। तो स्ट्रक्चर जो सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा वो सेकंड वाला होगा, ये वाला। अगला एग्जांपल है हमारे पास में, ये इनऑर्गेनिक बेंजीन हमें दे रखी है। इनऑर्गेनिक बेंजीन मतलब B3N3S6, इसको बोलते हैं बोराजीन। इसका स्ट्रक्चर जो होता है वो इस तरह से कुछ ड्रॉ होता है। इसमें अगर देखा जाए जो ये हमारे पास में बी, इसके पास में ये बैकेंड ऑर्बिटल मौजूद है यहाँ पे अभी ये। और इसमें यहाँ पर जो नाइट्रोजन होता है इसके पास में लोन पेयर है। तो नाइट्रोजन क्या करता है, अपने लोन पेयर को इस बैकेंड ऑर्बिटल में भेज देता है इस तरीके से, ऐसे। तो इसका जो अगला स्ट्रक्चर ड्रॉ हो जाता है तो ऐसा इसका स्ट्रक्चर कुछ ड्रॉ हो जाता है ये। तो इस सेकेंड स्ट्रक्चर में देखा जाए ऑक्टेट कंप्लीट हो चुका है और फर्स्ट स्ट्रक्चर में देखा जाए ऑक्टेट जो था वो इनकम्प्लीट था बी का। तो जो स्टेबल स्ट्रक्चर होगा वो सेकंड वाला ज़्यादा स्टेबल होगा क्योंकि इसमें ऑक्टेट कंप्लीट है। ठीक है। एंड थर्ड एग्जांपल हमारे पास में है एन डबल बॉन्ड ओ। इसमें ऑक्सीजन के पास में 2 लोन पेयर हैं और नाइट्रोजन के ऊपर है पॉजिटिव चार्ज। और नाइट्रोजन के पास में टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं अभी इस टाइम पे, तो एक तो लोन पेयर हो गया, 2 बॉन्ड ये हो गए, 2 2 4 2 6 6 इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन के पास में है और ऑक्सीजन के पास में है 8 इलेक्ट्रॉन। तो इसमें ऑक्सीजन का तो ऑक्टेट कंप्लीट है बट नाइट्रोजन का ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है। तो ऑक्सीजन अपने लोन पेयर को इसके पॉजिटिव चार्ज का जो ऑर्बिटल है उसमें भेज देगा। तो जो अगला जो स्ट्रक्चर बन जाएगा वो कुछ इस तरीके से बन जाएगा, ट्रिपल बॉन्ड हो, ऊपर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। तो यहाँ पर नाइट्रोजन के पास में 8 इलेक्ट्रॉन हो गए और ऑक्सीजन के पास में भी 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो ऑक्सीजन का भी ऑक्टेट कंप्लीट हो गया और नाइट्रोजन का भी ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। तो जो स्टेबल स्ट्रक्चर बोला जाएगा इसमें वो सेकंड वाला होगा, ये वाला। ये वाला जो होगा वो कम स्टेबल होगा क्योंकि इसमें ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है। तो ये तो हो गया पहला पॉइंट। अब सेकंड पॉइंट, सेकंड पॉइंट सेकंड पॉइंट हमारे पास में आता है, इसे ऐसे लिख सकते हो, स्ट्रक्चर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर having negative charge on more stable
resonating structure having negative charge on more electronegative atom, सॉरी स्टेबल नहीं होगा यहाँ पे, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम जो नेगेटिव चार्ज होगा वो मोर स्टेबल होगा इलेक्ट्रोनेगेटिव हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पर, एंड जो पॉजिटिव चार्ज होगा एंड पॉजिटिव चार्ज ऑन इलेक्ट्रोपॉजिटिव इज मोर स्टेबल। तो कहने का मतलब ये है, इसमें जो नेगेटिव चार्ज जो होता है वो ज़्यादा स्टेबल किस पर होता है, जिसकी ई एन वैल्यू ज़्यादा होती है, मतलब ई एन वैल्यू मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पावर। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पावर ज़्यादा होने से क्या होता है, उसकी इलेक्ट्रॉन होल्डिंग कैपेसिटी ज़्यादा होती है, और पॉजिटिव चार्ज जो होता है वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम पर ज़्यादा स्टेबल होता है। एग्जाम्पल के थ्रू ऐसे समझ सकते हैं, जैसे हमारे पास में यहाँ दे रखा है CH2 नेगेटिव और यहाँ दे रखा है C डबल बॉन्ड O बॉन्ड हाइड्रोजन। तो यहाँ पर देखा जाए कार्बन के ऊपर क्या है, नेगेटिव चार्ज है, लेकिन कार्बन की ई एन वैल्यू जो होती है वो कम होती है, तो नेगेटिव चार्ज को होल्ड करने की कैपेसिटी भी इसकी कम होगी। तो इसमें ये जो नेगेटिव चार्ज होता है जस्ट इधर शिफ्ट होगा और इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन जो होंगे वो इधर शिफ्ट हो जाएंगे। तो इसका अगला जो रिजल्टिंग स्ट्रक्चर बन जाएगा वो ये बन जाएगा CH2 डबल बॉन्ड C बॉन्ड ऊपर आ जाएगा नेगेटिव बॉन्ड हाइड्रोजन। तो इसका फर्स्ट स्ट्रक्चर हो गया, ये इसका सेकंड स्ट्रक्चर हो गया। अब अगर इसमें स्टेबिलिटी को कंपेयर करें तो यहाँ पे देखा जाएगा कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज था और इस स्ट्रक्चर में देखा जाए ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है। तो पॉइंट में क्या बोला गया है कि जो नेगेटिव चार्ज है वो ज़्यादा स्टेबल होता है हाई ई एन वैल्यू एटम के ऊपर। तो यहाँ पे देखा जाए ऑक्सीजन की जो ई एन वैल्यू होती है वो कार्बन से ज़्यादा होती है, तो जिसकी वजह से इसके नेगेटिव चार्ज को होल्ड करने की कैपेसिटी भी ज़्यादा होगी। तो नेगेटिव चार्ज को होल्ड करने की कैपेसिटी भी ज़्यादा होगी, तो जो स्टेबल स्ट्रक्चर होगा वो सेकंड वाला ज़्यादा होगा फर्स्ट वाले से। ठीक है, एंड सेकेंड एग्जाम्पल जैसे यहाँ पे दे रखा है डबल बॉन्ड O, यहाँ पे दे रखा है OH। तो यहाँ पे देखा जाए अगर इस लोन पेयर के इलेक्ट्रॉन जो है वो इधर शिफ्ट हो जाएं और इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन जो है वो इधर शिफ्ट हो जाएं, तो उसका जो अगला स्ट्रक्चर बन जाएगा वो इस तरीके से बन जाएगा। ऊपर क्या आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पर क्या आ जाएगा हाइड्रोजन, और यहाँ पर क्या आ जाएगा ऊपर आ जाएगा नेगेटिव चार्ज। ठीक है, इस तरीके से इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ हो जाएगा। लेकिन अगर इसमें स्टेबिलिटी को कंपेयर किया जाए, स्टेबिलिटी में क्या देखा जाएगा, इसमें यहाँ पर तो चलो इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, लेकिन यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन जो हो गए ओपन हो गए, इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन जो हो गए वो इधर शिफ्ट हो गए, तो इसके पास में इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, ये दो दो लोन पेयर हो गए इसके पास में, तो 2 2 4 2 6 2 8 8 इलेक्ट्रॉन इसके पास भी हैं, लेकिन एक इसके पास में ये नेगेटिव चार्ज भी है। और यहाँ पे जो है 8 इलेक्ट्रॉन इसके पास भी है, 8 इलेक्ट्रॉन इसके पास भी हैं, बात सेम है। लेकिन यहाँ पर देखा जाए ये जो मॉलिक्यूल है ये न्यूट्रल मॉलिक्यूल है, ये न्यूट्रल मॉलिक्यूल है, 8 इलेक्ट्रॉन इसके पास में भी 8 इलेक्ट्रॉन इसके पास में भी है, और इस मॉलिक्यूल में कोई भी चार्ज क्रिएट नहीं है, और जबकि इसमें चार्ज क्रिएट हो गया है। तो जो ज़्यादा स्टेबल मॉलिक्यूल होता है वो न्यूट्रल मॉलिक्यूल ज़्यादा स्टेबल होता है, तो इसमें फर्स्ट ज़्यादा स्टेबल होगा सेकंड से। ठीक है, अगला एग्जाम्पल अगले एग्जाम्पल हमें कुछ इस तरीके से दे रखा है, यहाँ पर दे रखा O, यहाँ पर दे रखा O नेगेटिव। इसका अगर अगला रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हम बनाएं तो ये नेगेटिव चार्ज इधर आ जाएगा और ये पाई बॉन्ड इधर खुल जाएगा। तो अगला स्ट्रक्चर जो आएगा वो कुछ इस तरीके से हमारे पास में यहाँ पे ऐसे बन जाएगा। तो इसमें अगर स्टेबिलिटी को कंपेयर किया जाए तो देखा जाए ये स्ट्रक्चर और ये स्ट्रक्चर दोनों तो सेम ही है, तो स्ट्रक्चर जो होंगे वो सेम स्टेबल होंगे क्योंकि दोनों के दोनों स्ट्रक्चर जो है वो सेम है। ठीक है, अगला पॉइंट देखते हैं। अगला थर्ड पॉइंट हमारे पास में आता है कि न्यूट्रल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आर मोर स्टेबल देन चार्ज, और मतलब जिसके पास में चार्ज होता है और जो न्यूट्रल मॉलिक्यूल होते हैं उन दोनों में से जो स्टेबल होता है वो न्यूट्रल मॉलिक्यूल ज़्यादा स्टेबल होता है, या उस चीज़ को ऐसे भी समझ सकते हैं जिसके पास में नंबर ऑफ पाई बॉन्ड ज़्यादा होंगे वो ज़्यादा स्टेबल होगा। तो इसे लिख सकते हैं इसे न्यूट्रल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आर मोर स्टेबल
more stable than charge, उसको एग्जांपल के थ्रू ऐसे समझ सकते हैं। यहाँ पे हमें कोई ये एग्जांपल दे रखा है और इसका अगर हम दूसरा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ करें तो ये पाई बॉन्ड जो होगा वो जस्ट इधर, पाई बॉन्ड के जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो इधर शिफ्ट होंगे और इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन जो होंगे वो इधर शिफ्ट हो जाएंगे। तो इसका जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन जाएगा वो इस तरीके से बन जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा नेगेटिव चार्ज और यहाँ पर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। तो इस फर्स्ट और सेकेंड में स्टेबिलिटी को कंपेयर किया जाए तो सिंपल है, पहला पॉइंट क्या लिखा है, न्यूट्रल चार्ज, न्यूट्रल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आर मोर स्टेबल देन चार्ज। तो ये चार्ज वाला हमारा स्ट्रक्चर हो गया और ये स्ट्रक्चर जो है हमारे पास में न्यूट्रल स्ट्रक्चर होगा। तो जो स्टेबल ज़्यादा होगा वो कौन सा होगा, फर्स्ट वाला ज़्यादा स्टेबल होगा, सेकंड वाला उसके बाद होगा, क्योंकि ये फर्स्ट वाला जो है वो न्यूट्रल मॉलिक्यूल है या न्यूट्रल स्ट्रक्चर है। और दूसरा हम ऐसे भी ऐसे समझ सकते हैं कि इसके पास में नंबर ऑफ पाई बॉन्ड ज़्यादा है, इस वजह से ये ज़्यादा स्टेबल है, इसके पास में नंबर ऑफ पाई बॉन्ड कम है तो ये कम स्टेबल होगा। ठीक है, अगला पॉइंट, फोर्थ पॉइंट हमारे पास में आता है कि रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जो होते हैं वो जिस पर भी मतलब जो सेम चार्ज जो होता है पास पास वाले एटम पे वो स्टेबिलिटी को कम कर देता है, और जिसके पास में अपोजिट चार्ज होता है वो अगर पास पास में है तो वो स्टेबिलिटी को बढ़ा देगा। तो ऐसे इस पॉइंट को लिख सकते हो कि रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हैविंग dislike charge closer and like charge away is more stable। तो इसको एग्जांपल ऐसे देख सकते हो, जैसे यहाँ पे हमें कोई क्लोरोबेंजीन का स्ट्रक्चर हमें दे रखा है, डबल बॉन्ड और यहाँ पर लगा रखा है क्लोरीन के पास में आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज और यहाँ पर आ गया नेगेटिव चार्ज। ठीक है, इसका जो अगली स्टेप का जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगा वो कुछ ऐसा बन जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा डबल बॉन्ड और यहाँ पे आ जाएगा डबल बॉन्ड, यहाँ पे आ जाएगा नेगेटिव और यहाँ पे आ जाएगा डबल बॉन्ड, क्लोरीन पर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। तो इसमें अगर स्टेबिलिटी देखी जाए तो कौन ज़्यादा स्टेबल होगा, तो ये हो गया फर्स्ट हमारा और ये हो गया सेकेंड। तो यहाँ पे देखा जाए ये पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज ये तो अपोजिट चार्ज हैं, तो ये तो जितने ज़्यादा पास पास होंगे उतने ज़्यादा स्टेबल होंगे। तो यहाँ पर जो है वो डिस्टेंस काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है और यहाँ पर जो है वो डिस्टेंस कम है, तो यहाँ पर डिस्टेंस कम होंगे तो वो ज़्यादा स्टेबल होंगे और यहाँ पर डिस्टेंस ज़्यादा होगी तो ये कम स्टेबल होंगे। तो जो मोर स्टेबल होगा वो सेकेंड कंपाउंड ज़्यादा स्टेबल होगा देन फर्स्ट, इस तरीके से आ जाएगा। तो बस इतने ही पॉइंट हैं इसके जो स्टेबिलिटी से रिलेटेड हैं। एक पॉइंट और देख सकते हो इसमें, इसे रफ कर देते हैं। इस पॉइंट को ऐसे समझ सकते हो, जैसे मान लो हमारे पास में कोई इस तरीके से कंपाउंड दे रखा है ये, और एक इस तरीके से फॉर्म हमें कोई दे रखी है यहाँ पर ऐसे। तो यहाँ पे पूछा जाए बताओ कौन ज़्यादा स्टेबल होगा, तो सिंपल सी चीज़ है, यहाँ पे देखा जाए फर्स्ट वाले में और ये हो गया सेकेंड। तो फर्स्ट वाले में देखा जाए जो हमें कंजुगेशन मिल रहा है तो वो लगातार कंजुगेशन मिल रहा है इस तरीके से ऐसे 3 स्टेप कंजुगेशन मिल रहा है, और जबकि इस वाले में क्या है हमें सिर्फ आधे मॉलिक्यूल में कंजुगेशन मिल रहा है, ये वाला पाई बॉन्ड जो है वो कंजुगेशन नहीं कर रहा है। अगर ये वाला जब करेगा जब ये वाला नहीं करेगा, तो देखा जाए इस मॉलिक्यूल में जो है वो आधी चेन में कंजुगेशन हो रहा है, जबकि इस मॉलिक्यूल की पूरी चेन में कंजुगेशन हो रहा है। तो ऐसे लगातार कंजुगेशन को हम लोग बोलते हैं लीनियर कंजुगेशन, ये बोला जाता है लीनियर कंजुगेशन। और इस टाइप के कंजुगेशन को हम बोलते हैं क्रॉस कंजुगेशन, क्रॉस कंजुगेशन। तो इसमें अगर स्टेबिलिटी कंपेयर की जाए तो इसमें लीनियर कंजुगेशन वाला जो है वो ज़्यादा स्टेबल होता है और क्रॉस कंजुगेशन वाला जो होता है वो कम स्टेबल होता है, क्योंकि लीनियर कंजुगेशन में क्या होता है ज़्यादा कंजुगेशन मिल रहा है, पूरी रिंग में पूरी चेन में कंजुगेशन हो रहा है,
और जबकि इसमें क्या हो रहा है, सिर्फ आधे मॉलिक्यूल में कंजुगेशन हो रहा है, पूरी चेन में कंजुगेशन नहीं हो रहा है, तो ये क्रॉस कंजुगेशन बोला जाएगा और ये लीनियर कंजुगेशन बोला जाएगा। तो इसमें स्टेबल जो होगा वो फर्स्ट वाला ज़्यादा स्टेबल होगा, फिर सेकंड वाला होगा। तो ऐसे भी बोल सकते हो कि जो क्रॉस कंजुगेशन होता है वो स्टेबिलिटी को कम कर देता है, और जो लीनियर कंजुगेशन होता है वो स्टेबिलिटी को बढ़ा देता है। ऐसे भी इस चीज़ को बोल सकते हो। अब बस स्टेबिलिटी ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर से पॉइंट जो थे वो खत्म हो चुके हैं। अब इसके बाद में जो कई सारे अच्छे अच्छे जो क्वेश्चन बनते हैं वो नेक्स्ट लेक्चर में कवर कर लेंगे। जो भी क्वेश्चन स्टेबिलिटी से रिलेटेड आए हैं, जो जेईई मेंस वगैरह में पूछे जाते हैं और 11th 12th में भी आते हैं बोर्ड एग्जाम में। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।